नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला फ्रॉम गया जी बिहार। आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम के 1172वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सॉरी, मेरी तरफ से आई थिंक लाइट चली गई। हाँ, एक्चुअली मेरे साइड से लाइट चली गई है, इसलिए चलिए कोई नहीं, मैं इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर नम्रता त्रिवेदी। आज के इस ज्ञानवर्धक वेबिनार में हम सबके बीच एक विदुषी होम्योपैथिक चिकित्सक एवं शिक्षिका का हम लोग स्वागत कर रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा, शोध एवं नैदानिक अभ्यास तीनों क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर नम्रता ए त्रिवेदी। इन्होंने एमडी होम्योपैथ, सहायक प्राध्यापक LR शाह होम्योपैथी कॉलेज अहमदाबाद एनाटॉमी विभाग से इन्होंने किया है। डॉक्टर नम्रता त्रिवेदी न केवल एक कुशल चिकित्सक है, बल्कि एक समर्पित शिक्षिका और सक्रिय शोधकर्ता भी हैं। आपने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी शैक्षणिक और शोधात्मक उपस्थिति दर्ज कराई है। इन्होंने फादर मुलर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ऑनलाइन पोस्टर प्रस्तुति के माध्यम से डिप्रेशन वेल ट्रीटेड विथ होम्योपैथी विषय पर अपने शोध विचार प्रस्तुत किए। आपके शोध लेख प्रतिष्ठित जर्नल वाइटल इनफॉर्मल में प्रकाशित हुए हैं, जिन्होंने रिमोटाइड आर्थराइटिस एवं इट्स मैनेजमेंट विथ होम्योपैथी, केस ऑफ बैकैक जैसी व्यवहारिक एवं क्लिनिकल दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित है। डॉक्टर नम्रता त्रिवेदी ने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और कार्यशालाओं में सक्रिय सहभागिता की है, जिसमें मुख्य है थर्ड होम्योपैथी विजनाना सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, न्यू फॉरेनटाइड्स इन होम्योपैथी, नेशनल सेमिनार्स ऑन होम्योपैथिक रिसर्च फॉर अ हेल्थियर भारत, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी क्लिनिकल रिसर्च मेथड्स ऑफ होम्योपैथी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ माइंड रूब्रिक्स इन प्रैक्टिस, अप्लाइड होम्योपैथी अप्रोच टू स्किन डिजीज पर प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इनकी शैक्षणिक गहराई, शोध के प्रति प्रतिबद्धता और नैदानिक अनुभव इन्हें एक प्रभावशाली वक्ता और मार्गदर्शक बनाते हैं। आज के इस वेबिनार में हमें विश्वास है कि डॉक्टर नम्रता त्रिवेदी अपने ज्ञान, अनुभव और शोध दृष्टिकोण से हम सभी को एक नई दिशा प्रदान करेंगी। आइए हम सब मिलकर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर नम्रता, आपका आईएफपीएस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका आज का टॉपिक है द कार्सिनोसिन, द रेमेडी ऑफ परफेक्शनिज्म एंड सप्रेस्ड इमोशंस। सो वेलकम। थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम डॉक्टर नम्रता। आप नाउ ओवर टू यू मैम। मेरी स्क्रीन बोलिए दिख हमारे रही है? साइड से। मैं नहीं अपना मैम। प्रोफाइल देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए अपना वीडियो। नहीं नहीं, नहीं नहीं, आपकी स्क्रीन अभी आपने स्क्रीन शेयर ही नहीं की है। नहीं, मैं अपना वीडियो कॉल अपना फेस भी नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, आपके तरफ से नहीं, आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है। हाँ, वही वही इसीलिए फिर से ज्वाइन हाँ करूँ हाँ, मैम? ठीक है। आप लेकिन ज्वाइन करेंगी तो मैं होस्ट हूँ नहीं। डॉक्टर पंकज, आप मेरे तरफ से भी मैडम फिर नेटवर्क से ज्वाइन इशू, कर हाँ सकते हैं मैडम। मेरे तरफ से भी नेटवर्क इशू में भी हो सकता है, क्योंकि लाइट बार बार आ रही है जा रही है। हाँ, तो अगर हाँ आप फिर। डिस्कनेक्ट, हाँ ज्वाइन करेंगे तो डॉक्टर पंकज आप इनको हाँ इंटर जी कर मैडम, आप फिर दीजिएगा। से ज्वाइन करिए। हाँ ठीक है, यस ओके। यस। हाँ, मैं डॉक्टर नम्रता त्रिवेदी। आज का मेरा टॉपिक है कार्सिनोसिन रेमेडी। ओके ओके। सर, माय स्क्रीन इज विजिबल सर? नो नो नो। हेलो। मैडम आपकी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है ना सर पीपीटी? जी मैडम, पीपीटी दिख रही है। इसको स्लाइड शो में भी आप फुल स्क्रीन कर लीजिए। ओके सर। ठीक है मैडम, चलेगा, ऐसे ही आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू। मेरा आज का टॉपिक है कार्सिनोसिन, द रेमेडी ऑफ परफेक्शनिज्म एंड पैराडॉक्स एंड सप्रेस्ड इमोशन।
अगर हम कार्सिनोजेन की बात करें तो वो ओरिजिनली कहाँ से आई है? कार्सिनोजेन रेमेडी है वो नो सोर्स से। ओरिजिनली जो ब्रेस्ट कैंसर के डिस्चार्ज है उसमें से प्रिपेयर की गई है, और उसको प्रूव की गई है डॉक्टर फोबिस्टर और डॉक्टर डोनाल्ड ने। अगर हम माइजम की बात करें तो कार्सिनोजेन बेसिकली सिफिलिटिक माइजम में से, सिफिलिटिक एंड कैंसर माइजम में से आती है। और अगर किसी पेशेंट में हम दे सकते हैं कार्सिनोजेन जो रेमेडी है, वो हम एज ए इंटरकरेंट रेमेडी दे सकते हैं। लाइक कोई मेडिसिन कंस्ट्रक्शनल मेडिसिन दी हमने, उसकी इफेक्ट आई लेकिन बीच में से स्टॉप हो गई, तो इस ऐसे केस में हम इंटरकरेंट रेमेडी, ऐसे इंटरकरेंट रेमेडी भी दे सकते हैं। और ऐसे केसेस में जिसमें स्टेट सिम्टम्स बार बार चेंज हो रहा हो, और हाँ, कार्सिनोजेन रेमेडी हम एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी दे सकते हैं अगर अगर जो मेडिसिन के सिम्टम्स है वो मैच हो रहे हो तो। एंड ऐसे केसेस में भी दे सकते हैं जिसमें हमने बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ही है 100%, लेकिन फिर भी अगर वो वर्क नहीं कर रही है, कहीं जगह पे स्टॉप हो गई है, तो ऐसे केसेस में भी हम कार्सिनोजेन रेमेडी दे सकते हैं। एंड जो भी कैंसर के केसेस है, लाइक एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर और प्रेजेंट में अगर कैंसर है तो ऐसे पेशेंट में भी दे सकते हैं। और एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, और एनी प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, तो ऐसे केसेस में भी हम कार्सिनोजेन रेमेडी दे सकते हैं ना। हमें पता है कि कैल्शियम लेमड़ी पूरी सप्रेस की हुई है, अपने आप में सारे इमोशन सप्रेस किए किए हुए हैं। तो अगर हम बात करें हिडन एटियोलॉजी की, उसके अंदर क्या क्या कोज होते हैं, उसकी हिडन एटियोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले बात करें तो हम सबको पता है कि जो कैल्शियम पेशेंट के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो एक्सेसिव डिसिप्लिन में होते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो उसका जो चाइल्ड है वो ऑलवेज फर्स्ट आए, उसका जो चाइल्ड है वो हाई गोल अचीव करे, हाई स्टैंडर्ड में जिए। और ये सारी जो उसके पेरेंट्स है उसकी विश पूरी करने के लिए, उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए, जो चिल्ड्रन है वो भी बहुत सारी बहुत मेहनत करता है, बहुत फिजिकली एंड मेंटली। एंड पूरे टाइम उसे वही होता है कि अगर वो परफॉर्मेंस दिखाएगा, अगर वो फर्स्ट आएगा तो ही उसे सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगा, सोशल एज वेल एज पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि उसकी चाइल्ड की कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं। लाइक जो इसका बच्चा है वो तो फर्स्ट आया, तुम्हें क्यों नहीं आया, वो इसका बच्चा तो इसने ये अचीव किया, तुम्हें क्यों नहीं किया। तो जो सोशल एक्सेप्टेंस है, जो पेरेंट्स का जो लव है, केयर है, वो सब कुछ अचीव लेने के लिए वो चाइल्ड को भी ऐसा होता है कि मैं हमेशा फर्स्ट आऊं, जो भी पेरेंट्स की डिमांड है, जो भी एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा मैं पूरी करूँ। नेक्स्ट, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस ऑन द पेशेंट एट ए यंग एज। मतलब अगर एक रूब्रिक है प्रिकॉसिटी, उसमें कार्सिनोजेन है वो हायर मार्क्स में है। प्रिकॉसिटी मतलब चाइल्ड तो है, लाइक 5 इयर्स 10 इयर्स का चाइल्ड है, लेकिन वो कैसी बातें करता है, लाइक अ ओल्ड मैन, लाइक अ 15 ईयर। जो 15 ईयर के जो एडल्ट लोग होते हैं ऐसी बातें करता है 15 ईयर का चाइल्ड, उसे बोलते हैं प्रिकोसिटी। मतलब यंगर एज में, बहुत यंगर एज में उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। नेटेन एक्यूट और लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ एंड हैप्पीनेस। हम सबको पता है कि चाइल्ड जो वैक्सीनेशन पेशेंट है वो अपने सारे इमोशंस को सप्रेस करता है, फिर वो एंगर की बात हो, फिर वो कोई ग्रीफ की बात हो, सैडनेस की बात हो, जो भी बात हो, सारे जो इमोशंस के उसे वो सारे सप्रेस करता है। और ये जो सप्रेशन है वो सालों सालों तक उसके अंदर रहता है, और कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, कोई गोल अचीव ना हुआ हो, तो वो सारे इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो सारे इमोशंस है वो जो सप्रेस करते हैं। तो एक्यूट और लॉन्ग स्टैंडिंग जो ग्रीफ है, जो एंटीसिपेटरी एंजाइटी मतलब अगर कोई भी, अगर वो इंटरव्यू देने गए, अगर उसके एग्जाम है, इंटरव्यू है, या फिर कोई पब्लिक स्पीकिंग है, कोई सेमिनार है, वेबिनार है, तो उसमें जाने से पहले भी उसे एंजाइटी होती है। कैसी एंजाइटी? कि मैं इसमें पास हो जाऊंगा या फेल होऊंगा, मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, एटलीस्ट अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो फिर थॉट शुरू होगा कि मुझे सक्सेस नहीं मिली, अब मेरा जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो नहीं होगा, मेरे पेरेंट्स मुझे दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, मुझे प्यार नहीं देंगे, मेरी केयर नहीं करेंगे। देन सपरेशन, all emotions are suppressed, like a anger, like a fright, like fear, सारे इमोशंस है जो भी है वो सप्रेस हो जाएंगे। और सेक्सुअल एब्यूज, अगर छोटी एज में अगर फिजिकल एब्यूज, लाइक पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो या फिर पेरेंट्स ना हो, किसी दूसरों के साथ रह रहे हो वो अगर उसका फिजिकल एब्यूज करता होगा, और अगर कोई सेक्सुअल एब्यूज हुआ है पास में,
तो वो भी सारी चीज वो क्या करेंगे, वो अपने आप में सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट, डीप एग्जॉशन फ्रॉम नाइट वॉचिंग एंड नर्सिंग और केयरिंग लव्ड वंस। मतलब हमें पता है कि अगर हम 2-3 दिन से अगर हमारी प्रॉपर स्लीप ना हो तो हमें क्या होता है, एकदम हम डीप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन कार्सिनोजन पेशेंट में क्या है, हमें पता है कि वो पेशेंट है एकदम वैसे ही सिंपैथेटिक है, एम्पैथेटिक है, दूसरों की ज्यादा केयर करता है, दूसरों को ज्यादा लव देता है। क्यों? क्योंकि उसको भी रिटर्न में लव चाहिए, केयर चाहिए, लाइक अ फॉस्फरस। तो अगर घर का कोई पर्सन है, बीमार है, अगर उसका सिबलिंग, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर कोई भी अगर बीमार है, तो सारी सारी रात जगे उसकी केयर करता है। क्यों? उसके केयर वापस में चाहिए, चाहिए भी सही, और वो रिस्पॉन्सिबल भी है। वो रिस्पॉन्सिबल है। हमने बात की ना पहले कि यंगर एज में वो एडल्ट लाइफ, एडल्ट के लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो इन सब की वजह से वो रात रात भर जागता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है। ये सब सप्रेस की हुई चीज है। अब बाहर क्या आएगा, हमें बाहर क्या दिखेगा? तो सबसे पहले फास्टिडियसनेस। हमें पता है कि कैक्शन पेशेंट बहुत फास्टिडियस होता है, डिटेलिंग चाहिए उसे, कोई भी बात हो, अगर स्टडी की बात करें या फिर काम की बात करें, वो सारे काम डिटेल में करता है। उसे सब कुछ नीट एंड क्लीन चाहिए। और उसके साथ साथ पेशेंट भी होता है, हाईली एम्बिशियस होता है। लाइक अगर किसी ने बोल दिया कि तुम्हें ये गोल अचीव करना है, तो बाय हुक एंड क्रूक वो अपने आप को एग्जॉस्ट कर देगा, मेंटली फिजिकली, लेकिन वो गोल अचीव करके रहेगा। देन एंटिसिपेशन, हमने बात की कि एंटिसिपेशन मतलब अगर कोई भी चीज करनी हो तो उसे पहले एंजाइटी होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, नर्वसनेस हो जाती है, एंड सीवियर इंसोम्निया। हमने देखा कि रात रात भर जागते हैं, अपने जो रिलेटिव है उसकी केयर कर, रिलेटिव है जो उसकी केयर करते हैं, तो इन सब से क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब उसे ऊँग ही नहीं, नींद ही नहीं आती, पूरी पूरी रात रात भर जागते हैं, और क्रोनिक है, बहुत सालों से नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है कि उसे अ, जो उसके रिलेटिव है, जो उसके फैमिली मेंबर्स है, उसके लिए उसने केयर करके वो उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हुई है, इसलिए। नाउ मेन फीलिंग क्या होती है, मेन कोर डिल्यूजन। तो सबसे उसका मेन थीम जो है वो ये है कि उसे हमें पता है कि पेरेंट्स वीक है, उसे परफॉर्म करना है, उसे सक्सेस लेना है। क्यों सक्सेस लेना है? क्योंकि अगर उसने बोला कि अगर उसे सक्सेस नहीं मिला, उसे फेलियर मिला, अगर उसके एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, वो फेल हुआ, जो भी गोल अचीव किए, जो भी गोल डिसाइड किए उसके पेरेंट्स ने या फिर उसने, वो अगर उसे अचीव नहीं हुए तो क्या होगा? मतलब फेलियर मीन्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। अगर मैं फेल हो गया तो पूरा, मेरी लाइफ पूरी, अब मेरे आगे कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के लिए, लव के लिए, केयर के लिए, उसे ऐसा लगता है कि मुझे फेलियर नहीं होना है, सक्सेस होगा। अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, अगर मैं दूसरों को प्यार करूंगा, केयर करूंगा, सक्सेसिव मैन बनूंगा, तो ही मुझे दुनिया एक्सेप्ट करेगी। नाउ हमें पता है कि कास्ट नर्सिंग चाइल्ड कैसा होता है कि एकदम पेरेंट्स आके बोलते हैं कि ये तो एकदम गुड बॉय है या गुड गर्ल है, कभी भी परेशान नहीं करते, ऐसे भी ओबीडियंट है। तो वो क्या कर होता है कि दो टाइप के चाइल्ड होते हैं कास्ट नर्सिंग में। एक होता है परफेक्ट चाइल्ड और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव चाइल्ड। तो परफेक्ट चाइल्ड कैसा होता है, हमने देखा ना कि वो सारे इमोशन सप्रेस करता है। अगर किसी के सामने गुस्सा कर लिया, अगर किसी को कुछ कह दिया, तो क्या होगा, वो आदमी उसके बारे में गलत बोलेंगे, गलत सोचेगा, फिर उसे लव नहीं देगा, केयर नहीं देगा, फिर उसका सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो इसकी वजह से सारे इमोशन सप्रेस सप्रेस करके वो ओवर कंपेंसेट स्टेज में आ जाएगा। अब कंपेंसेट स्टेज, सप्रेस तो कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ वो कंपेंसेट भी कर रहा है, ओवर कंपेंसेट कर रहा है जो भी इमोशन सप्रेस हुए उसकी वजह से। तो परफेक्ट चाइल्ड कैसे होता है, तो एकदम वेल बिहेव्ड होता है, वेल मैनर्ड होता है, ओबीडियंट चाइल्ड होता है। मतलब मम्मी पापा आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी, आपने बोला है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर ही बनूंगा, आपने बोला है कि मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं इंजीनियर बनूंगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स भी डोमिनेटिंग है, उसको भी पता है कि अगर वो सक्सेस अचीव नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होगा, पेरेंट्स उसको लव एंड केयर नहीं देंगे।
टेक्स एंड एक्सेसिव एलर्ट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब छोटी एज में ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। अगर वो ओवर कंपेशेंट स्टेज में होगा तो, एंड परफेक्ट चाइल्ड होगा तो, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में कैसा होगा कि बहुत गुड बॉय गुड गर्ल बन के रहेगा, ओबीडियंट होगा, वेल बिहेव वेल मैनर होगा, फास्टिडियस होगा, डिटेलिंग उसको ज्यादा चाहिए होगी, प्रिकॉसिटी होगी, एलर्ट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा होगा। एंड क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पेरेंट है वो एक डोमिनेशन है, डोमिनेटिंग पेरेंट्स है, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, डिसिप्लिन पेरेंट्स है। मतलब तुम्हें 6 बजे खाना खाना है, मतलब खाना ही है, 6 बजे के बाद हमारे घर में कोई नहीं खाना खाता। तो फिर वो भी पहले से ही ऐसा ही होगा, जो पेरेंट्स बोलते हैं वैसा ही करेगा। मैंने भी एक केस देखा था कि 12 ईयर की बच्ची थी। उसका कैसा था कि उसके घर में पहले से ही रूल चल रहा था कि 7 बजे खाना खा ही लेना है, उसके बाद खाना नहीं खाना। तो वो भी, अब वो बच्ची तो स्कूल जाती है, उसके फ्रेंड्स के साथ भी रहती है, तो उसके फ्रेंड्स के जो फैमिली है उसमें तो ऐसा एटमोसफियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो पेरेंट्स का कहाँ मानती है, गुड बिहेव करती है। एंड अगर पेरेंट्स से बोला है कि 7 बजे खाना खाना है तो खा ही लेती है। अगर फ्रेंड्स भी उसे बोले कि ऐसा नहीं होता, वो बोलती है नहीं, मेरे पेरेंट्स ने बोला तो वो मैं वही करूंगी। मतलब जो भी पेरेंटल डोमिनेशन है, जो भी पेरेंट स्टिक है, जो पेरेंट्स फॉलो करते हैं डिसिप्लिन है, तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे। मतलब उसे ऑलवेज फर्स्ट रहना है, ऑलवेज बेटर बनना है कि मैं होंगी तो बेटर ही होंगी, मैं ही सक्सेस होंगी, मेरा ही फर्स्ट रैंक आएगा, वैसा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिस्टेमिक फेलियर एंड ओवरलोड। अब हमने देख लिया कि बहुत उसने कंपेंसेट कर लिया, बहुत सारे इमोशन सप्रेस कर लिया, तो अब क्या होगा? अब उसको धीरे 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 धीरे, अब मैंने बहुत कर लिया सबके बारे में, सब कुछ बहुत कर लिया, सबके मुताबिक बहुत कर लिया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, अब मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाऊंगा। तब क्या होगा? ओवर कंपनसेट का जो स्टेज है वो फेल होगा। इमोशंस है वो ओवरलोड हो गए, सप्रेस इमोशंस ओवरलोड हो गए, एट द एंड वो फेलियर में जाएंगे, मतलब आउटबर्स्ट हो गए। चाइल्ड बिकम वेरी रेस्टलेस, हाईली रेस्टलेस होगा, वेल बिहेव्ड नहीं होगा, वेल मैनर्ड नहीं होगा, ओबीडियंट नहीं होगा, डिस्ट्रक्टिव आउटबर्स्ट, मतलब अगर गुस्सा आया तो चीजें फेंक देगा, किसी को डांट देगा, किसी को मार देगा। जो भी, जैसे हमने देखा था ना पहले कि वेल बिहेव्ड है, वेल मैनर्ड है, गुस्सा आया तो भी बोलेगा नहीं नहीं आप सच हो, मैं गलत हूँ, आप जो बोल रहे हो वो सही है। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर गुस्सा आया तो वो एक्सप्रेस कर देगा, अगर कोई भी इमोशंस आएगा तो एक्सप्रेस कर देगा, और डिस्ट्रक्टिव मैनर में एक्सप्रेस करेगा। then अगर हम क्लिनिकल डायग्नोसिस की बात करें तो मे बी चाइल्ड है वह एडीएचडी, मतलब अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ऑटिज्म के केस और मेंटल रिटार्डेशन रिटार्डेशन के केस में भी हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं। अगर हम परफेक्ट चाइल्ड, पहले वाले चाइल्ड की बात करें, तो वो कैसा होता है? एकदम इंटेलिजेंट होता है, पावरफुल ब्रेन होता है उसका, ऑलवेज स्टडी में या फिर कोई भी बात में बोलो तो वो फर्स्ट आता है। लेकिन ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट क्या है? डिस्ट्रक्टिव चाइल्ड, जो मेंटल रिटार्डेड भी हो सकता है, उसको ऑटिज्म और एडीएचडी भी हो सकता है। नेक्स्ट, trapped in an internal state of chronic terror and anticipatory fright, मतलब उसे बार बार लगता है, बहुत टाइम से लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मेरे साथ ये गलत हो जाएगा तो, मेरे साथ वो गलत हो जाएगा तो, मैं सेफ नहीं हूँ। कॉन्स्टेंट इंटरनल स्ट्रेस की फीलिंग होती है डिस्टर्बिंग चाइल्ड की कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं इस दुनिया में सेफ नहीं हूँ, मैं किसी के साथ सेफ नहीं हूँ। एंड एंटिसिपेटरी फ्राइट, मतलब कोई भी अगर चीज करने चाहेगा, कोई भी पब्लिक स्पीकिंग होगा या फिर एग्जाम होगा, इंटरनेट इंटरव्यू होगा, तो उसके पहले उसे डर लगेगा, एंटिसिपेटरी फ्राइट होगा। नाउ अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, स्पेशली आइज एंड विजन, तो क्या होगा? हमारा जो क्लेरा होता है ना, जो व्हाइट कलर का, उसके ऊपर जो कार्सिनोसिन पेशेंट हो गया, उसमें उसके स्क्लेरा के ऊपर ब्लू टिंट होगा, उसके साथ साथ जो उसका आइज का कलर है वो भी ब्लू होगा। और अगर हमने पता है कि कार्सिनोसिन है वो कैंसर माइजम से, सिफिलिटिक माइजम से है, तो क्या होगा कि बार बार अल्सरेशन की, स्पेशली कोर्नियल अल्सरेशन की दिक्कत ज्यादा रहेगी। अब वही डर्मेटोलॉजी, अगर स्किन की बात करें हम तो कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा? चाइल्ड जो पर्सन है वो एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन का होगा, और उसके साथ साथ उसके स्किन पर लाइट ब्राउन एंड फ्लैट स्किन पैचेस भी हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ काफ, लेव स्पेट, लेट स्पॉट, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कार्सिनोसिन के फेस का, मतलब उसके फेस पे है जो वो लाइट ब्राउन कलर के स्पॉट दिखने को मिलेंगे हमें।
देन न्यूमरस डिस्टिंक्टिव मोल्स, उसके फेस पर बहुत सारे तिल दिखने को मिलेंगे, मोल्स दिखने को मिलेंगे। अगर हम बॉडी टाइप की बात करें, तो जैसे हमने चाइल्ड में देखा ना कि एक चाइल्ड ऐसा होता है कि परफेक्शनिस्ट होता है, ओबीडियंट होता है, और उसके ऑपोजिट एक चाइल्ड होता है जो रेस्टलेस होता है, नॉन ओबीडियंट होता है। तो बॉडी टाइप में भी ऐसा हो सकता है कि पहले तो कार्सिनोसिस पेशेंट है वो चिली पेशेंट कंसल्टेशन है, और उसके बाद अगर बात करें तो चाइल्ड ऐसा फैटी फ्लेबी बल्कि भी दिख सकता है, सिस्टमेटिक ओवरग्रोथ भी हो सकता है, और उसके ऑपोजिट वो एकदम लीन थीन इमाशेटेड भी दिख सकता है, दोनों होते हैं। कोई कोई पर्सन होता है वो एकदम फैटी फ्लेबी दिखता है कार्सिनोसिन, और कोई पेशेंट होता है जो एकदम लीन थीन इमाशेटेड होता है। ना अगर हम माउथ और फेस की बात करें, जैसे हमने आइस में देखा कि स्क्लेरा और जो आइरिस है उसका कलर ब्लू है, तो फेस में भी ऐसा है, उसका जो लिप्स है वो उस पर ब्लू टिंट होगा, और उसके साथ साथ प्रोनाउंस स्टीफनेस ऑफ द लोअर जो, मतलब जो लोअर जो है, जो मैंडिबल बोन है, उसके पास उसे स्टीफनेस फील होगा, मतलब देयर इज अ डिफिकल्टी, मतलब वो अपना जो मुंह है वो इजीली खोल भी नहीं पाएगा, उतना स्टीफ हो जाएगा। अब अगर फीमेल की बात करें हमें, तो उसके मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है कि मेनोपॉज के टाइम पे बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी होती है, और हीट फ्लशेस प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द मेनोपॉज टाइम। नाउ अगर माइंड बॉडी टेंशन वेव की बात करें, हमें पता है कि होम्योपैथी में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई स्ट्रेस आया, कोई टेंशन है, कोई अगर माइंड हमारा अफेक्ट हुआ, तो डेफिनेटली हमारा बॉडी अफेक्ट होने ही वाला है। तो कार्सिनोसिस में भी ऐसा होता है। सो फर्स्ट अगर हम पहली बात करें तो एंटीसिपेशन एंड फ्राइट, मतलब किसी बात से, बहुत टाइम से किसी बात से वो डर गया, लाइक पानी में गिर गया था कोई, ना छोटा बच्चा पानी में गिर गया था, और तब उसी टाइम से उसे पानी से डर लगता है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्राइट हो, फियर हो, और एंटिसिपेशन हो, मतलब कोई भी एग्जाम देने जाए तो नर्वसनेस होती है, इंटरव्यू देने जाए, सेमिनार हो, वेबिनार हो, या फिर पब्लिक स्पीकिंग हो, तो उससे अगर एंटिसिपेशन है, फ्राइट है, तो बॉडी में क्या इफेक्ट आता है? बॉडी में नर्वसनेस हो सकता है, बॉडी में डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस भी हो सकता है, उसके साथ साथ अस्थमा भी हो सकता है, मतलब डिफिकल्ट ब्रीदिंग, रिकरिंग ब्रोंकाइटिस, स्पेशली कार्सिनोसिस पेशेंट में अस्थमा है वो मॉर्निंग में होता है, मॉर्निंग में वर्स्ट होता है, स्पेशली एट 2:10 AM। और अगर मानो कि मेरी किसी पर्सन की कल एग्जाम है या फिर इंटरव्यू है, तो अगली रात उसे नींद नहीं आएगी, स्लीपलेसनेस भी फील होगी। तो अगर एंटिसिपेशन एंड फ्राइट है, तो उसके अगर अगर फिजिकल सिम्टम्स हम देखें तो अस्थमा एंड स्लीपलेसनेस विथ रिकरिंग ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब हम बात करें तो सेकंड है रिप्रिमेंट एंड इमोशनल एक्साइटमेंट। कार्सिनोसिस पेशेंट है ना, वो बहुत सेंसिटिव है। अगर उसे किसी ने डांट दिया, अगर उसे किसी ने इमोशनली हर्ट कर दिया, अगर किसी ने उसमें बुराई निकाल दी, तो उसे बहुत हर्ट होगा। जैसे हमने बात की ना पहले कि वो सारे काम है वो नीट एंड क्लीन करता है, उसके साथ साथ सारे काम की डिटेलिंग करता है कि मुझसे कुछ भूल ना हो जाए। अगर भूल हो गई तो क्या होगा? कोई उसे सुनाएगा, कोई उसे डांटेगा, तो फिर से उसी कंप्लेन स्टार्ट होगी। जैसे कि अगर किसी ने उसे डांट दिया स्कूल में या फिर घर में, तो क्या होगा? तुरंत ही हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। हेडेक स्पेशली कहाँ पे होगा? कि फोरहेड में होगा, इन साइड ऑफ द हेडेक, साइड ऑफ द हेड में होगा। उसके साथ साथ एग्रासिंग फ्रॉम रिप्रोच, मतलब किसी ने उसकी गलती निकाल दी, डांट दिया, तो उससे भी उसे एग्रावेशन हो सकता है। इसको हम इग्निशिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इग्निशिया में क्या है कि एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट से हेडेक होता है। लेकिन कार्सिनोसिस में क्या हो सकता है कि किसी ने डांट दिया, हेडेक फ्रॉम रिप्रिमेंडेड, हेडेक फ्रॉम क्रिटिसिज्म, हेडेक फ्रॉम बीइंग स्कोल्डेड। एंड इमोशनल एक्साइटमेंट मतलब कोई भी चीज हो, अगर कोई भी हैप्पी वाली न्यूज आई है, वो सैड वाली न्यूज आई है, वो पेशेंट है वो जल्दी एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटमेंट जल्दी आ जाती है उसको। नाउ द ग्रीफ एंड मेंटल एक्टिविटी, अगर बहुत टाइम से किसी वजह से उसे दुख लगा हो, बहुत लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, तो क्या होता है? सीवियर क्रोनिक इंसोम्निया। हमें पता है कि अगर कोई रिलेटिव है, उसको फैमिली मेंबर को बीमार है, तो उसकी वजह से वो पूरी पूरी रात रात जगता है, तो उसकी वजह से भी इंसोम्निया हो सकता है। और अगर किसी ने कुछ कह दिया हो कंटिन्यूअस, कोई बात के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी बात की स्ट्रेस हो, टेंशन हो, या फिर
डिसअपॉइंटमेंट, तो उसकी वजह से भी उसको क्रोनिक इंसोम्निया हो सकता है। नाउ द इन्वायरमेंटल एम्पैथी द रोमांटिक। इन्वायरमेंटल एम्पैथी का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटल एम्पैथी मतलब लव टू नेचर, उसको नेचर बहुत पसंद है। फिर हम थंडरस्टॉर्म की बात करें, लाइटनिंग की बात करें, या फिर कोई भी नेचुरल एलिमेंट्स की बात करें, बीच की बात करें, रिवर्स की बात करें, तो ऐसी जो नेचुरल प्लेस है उसे बहुत पसंद है। अगर किसी ने उसे डांट दिया है, अगर कोई भी बात उसका मन में रह गई, उसे ग्रीफ पे, अगर वो बीच पे जाएंगे, म्यूजिक सुनेंगे, डांस करेंगे, तो उसे अच्छा लगेगा। मतलब उसे इन्वायरमेंटल एम्पैथी है, नेचर बहुत पसंद है, नेचर के प्रति वो बहुत सेंसिटिव है। उसके रिएक्शन में क्या होगा कि जो थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, उसके अगेंस्ट वो पैशनेट रिएक्शन हो जाएगा। मतलब अगर अगर कोई दुख हुआ है, सैडनेस हुई है, और जाके बैठे सी शोर में, बीच पे जाके बैठे, तो क्या होगा, हैप्पी हो जाएगा, सडनली हैप्पी हो जाएगा, उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा। और लाइटनिंग मतलब जो होती है ना, बिजली, डांसिंग, म्यूजिक, उससे भी उसे उनको अच्छा लगता है। नाउ अगर हम पैथोलॉजी की बात करें, स्टेरोपेक्सन की बात करें, तो सबसे पहले ब्लड एंड हेमरेज। कार्सिनोजन पेशेंट में क्या होता है कि हम उसे हेमरेजिक कंडीशन में दे सकते हैं, लाइक हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मतलब जो प्रोटीन फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी, अगर प्रोटीन फैक्टर की डेफिशिएंसी है, तो जो भी ब्लीडिंग हुआ है, कभी कट होने की वजह से ब्लीडिंग हुआ है, तो वो स्टार्ट स्टार्ट ही रहेगा, कभी बंद इजीली बंद नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हीमोफीलिया में भी हम दे सकते हैं। और स्पॉन्टेनियस हेमरेज फ्रॉम बॉडी ओरिफिस, मतलब कोई भी बॉडी ओरिफिस में, लाइक रेक्टल में से ब्लीडिंग हो रहा हो, यूरिन में से ब्लीडिंग हो रहा हो, ब्लडी वॉमिटिंग हो रही हो, तो ऐसे केसेस में भी हम कार्सिनोजन मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट, पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया जो है वो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से होता है। मतलब हमारे जो स्टमक है ना, उसमें से एक फैक्टर रिलीज होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। उस फैक्टर का काम है कि विटामिन बी 12 जो भी डाइट में आता है उसको एब्जॉर्ब करना। अब क्या होगा, अगर वो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी ना, तो बी 12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर बी 12 नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, उसमें आयरन, बी 12 है। And- और इन केसेस ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनीमिया, अगर पर्निशियस एनीमिया हो और फैमिली हिस्ट्री में एनीमिया हो, तो हम कार्सिनोजन में बड़ी दे सकते हैं। नेक्स्ट, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया या तो बाय बर्थ हो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, उसके बाद अगर थैलेसेमिया डेवलप हुआ हो, और थैलेसेमिया जो पेशेंट है उसके उसमें अगर हम बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं लाइक मेजर थैलेसेमिया, तो ऐसे केसेस में भी हम कार्सिनोजन दे सकते हैं। नेक्स्ट, रेटिनल ब्लीडिंग एंड यूटेराइन ब्लीडिंग। अगर आंख में से हेमरेज हुआ हो, राइट आंख में से ब्लड खून निकल रहा हो, यूटेराइन ब्लीडिंग हो, मतलब एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो, यूटेराइन फाइब्रॉइड हो, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ऐसी कंडीशन में भी हम कार्सिनोजन दे सकते हैं। और इफ देयर इज अ ब्लीडिंग इन बिटवीन द मेंसेस और आफ्टर सेक्स, ऐसे केसेस में भी हम कार्सिनोजन दे सकते हैं। नेक्स्ट, इम्यून कोलेप्स। हमने जैसे बताया कि कैंसर या फिर सिफिलिटिक डिजीज, कार्सिनोजन पेशेंट को सिफिलिटिक डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है। तो उसकी जो भी पैथोलॉजी हो, वो क्लोजली रिलेटेड होगी एड्स से। एड्स में क्या होता है कि जो एड्स है, वो जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है उसको कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो क्या होगा, पेशेंट को इम्यून कोलेप्स होगा, मतलब इम्यूनिटी पूरी उसकी डाउन हो जाएगी, उसकी वजह से उसे पीरियोडिकली हाई फीवर आएगा, उसकी जो ग्लैंड है सारी वो स्वोलन हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा, क्रोनिक डायरिया होगा। तो ऐसे केसेस में भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर अल्सर हुए हैं, चांदी है, अल्सर है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में भी हम दे सकते हैं। और वो भी अल्सर ऐसे है जो हील नहीं हो पा रहा है, कितने टाइम से हम दवाई ले रहे हैं, हमने कोई भी दवाई, एलोपैथिक, बी 12, तो भी वो हील नहीं हो पा रहे, या तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन भी दे रहे हैं हम, कंस्टिट्यूशन, तो भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो हम ऐसे केसेस में कैंसिनोसिन रेमेडी दे सकते हैं, इवन इफ इट इज नॉट ड्यू टू द कैंसर। नाउ द पोस्ट वायरल एंड ग्लैंडुलर, एक्यूट और क्रोनिक मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस जो है वो वायरल डिजीज है। अगर मोनोन्यूक्लियोसिस हुआ है अभी या फिर पास्ट में, उसके वो होने के बाद उसे कोई ना कोई बीमारी होती ही रही है, लाइक फीवर, कोल्ड, कोराइजा, एनीथिंग, तो ऐसे केसेस में भी हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं। दूसरा है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया नेवर वेल, अगर न्यूमोनिया हुआ है कभी बचपन में या फिर एडल्ट में, उसके बाद अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ ना कुछ तकलीफें होती रहती है, तो
लाइक अ कफ, न्यूमोनिया के बाद वुपिंग कफ रह गया तो उसके लिए भी हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस केसेस में फोबिस्टर सर ने लिखा है और रॉबिन वर्कफुल में भी लिखा है कि उसे हम प्रोफाइलेसिस में दे सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस केस में। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कहाँ पे आता है? जनरल इन्फ्लामेशन हम देख सकते हैं कि लाइक अ जॉइंट patient can develop rheumatoid arthritis or there is a severe joint rheumatism। मतलब आरए के केसेस में भी हम कार्सिनोसिन रेमेडी यूज कर सकते हैं। नाउ द इंसोम्निया पैराडॉक्स। मतलब इंसोम्निया तो है, हमने देखा है, लेकिन पैराडॉक्स क्या है, इसका कॉन्ट्राडिक्ट क्या है? तो द सिम्टम्स क्या है कि हमने देखा कि कोई बिजनेस, पहले हमने देखा कि कोई उसके लव्ड वंस है, अगर उसके रिलेटिव है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उसको कोई बीमारी है तो उसकी वजह से उसे रात रात भर जागना पड़ता है, तो उसकी वजह से इनसे इंसोम्निया होते हैं, वो सारे दिन नींद नहीं आती। नेक्स्ट क्या है, उसके साथ साथ अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ, किसी ने उसे हर्ट किया हो, डिसअपॉइंटमेंट किया हो, और बिजनेस फेलियर हुआ हो, और कोई स्ट्रेस, टेंशन, इन इन सब की वजह से इंसोम्निया होता हो, तो पैराडॉक्स क्या है? अगर हमने देखेंगे, अगर हम 3-4 दिन नींद नहीं करेंगे तो क्या होगा? एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फटीग हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, बहुत सालों से, मतलब 15-20 दिन से भी अगर उसे नींद नहीं आई हो तो भी एकदम रिफ्रेश दिखेगा उसके फेस में। कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये थक गया है, इसको वीकनेस है। इतने दिनों से नींद ना करने के बावजूद भी वो एकदम फ्रेश रहेगा। अब इसकी क्लिनिकल वैल्यू क्या है? इसको हम जो दूसरा एक रेमेडी है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, लाइक कोक्यूलेस। पर कोक्यूलेस भी ऐसा है कि वो अपने जो रिलेटिव है उसकी केयर करने में, पेरेंट्स या सिबलिंग, फैमिली मेंबर की केयर करने में रात रात भर जागता है, और फिर उसे क्या होता है, हेडेक की कंप्लेन होती है, जीआई डिस्टर्बेंसेस होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्सिनोसिन तो बहुत दिनों तक जागता है, 15-20-25 दिन, फिर भी उसे कभी भी थकान नहीं महसूस होगी या फिर कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं आएंगे। नाउ द एलिमेंट रेजोनेंस अर्थ एंड वाटर। मतलब हम जो कार्सिनोसिन रेमेडी है हमारी, उसे हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? अर्थ एंड वाटर के साथ। अर्थ कैसी होती है? स्टेबिलिटी वाली होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है, एंड स्टेबल होती है। एंड वाटर, वाटर है वो इमोशनल बाउंडेड होता है। तो सेम कार्सिनोसिन पेशेंट कैसा है? डाउन टू अर्थ है, मतलब उसे कभी भी कोई भी ईगो नहीं है, कभी भी ईगो नहीं आता है, कभी भी सुपीरियरिटी नहीं आती है, कभी भी अपना जो, कभी भी किसी के साथ रुआब नहीं दिखाता है। वार्म होता है, अफेक्शनेट होता है, मतलब सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक दोनों होता है। अगर किसी को दर्द में देख लिया, दुखी देख लिया, तो वो क्या करेगा, उसकी हेल्प भी करेगा और अपने आप को उसकी जगह पे रख देगा कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मुझे कैसा लगता। तो फिर जो भी दुखी है, जो भी सैड है, उसकी हेल्प करते हैं, एंड अफेक्शनेट है, दूसरों को, दूसरों की केयर करते हैं, लव देते हैं, उसके बदले में उसको सिर्फ लव एंड केयर चाहिए। उसका सेल्फिश बैकग्राउंड नहीं होता कि अगर मैं उसको ज्यादा प्रेम करूंगा, ज्यादा लव दूंगा तो मुझे बदले में ये मिलेगा। ऐसा उसका कभी सेल्फिश अप्रोच कभी नहीं है। सिर्फ एक ही अप्रोच, अगर मैं किसी को प्यार करूंगा, मैं किसी की केयर करूंगा तो मुझे वापस मिलेगी, एक ही है। मतलब उसकी वजह से क्या होता है, तो अगर वो एकदम एम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक है, तो उसकी वजह से उसे क्या होगा, दूसरों को तो वो केयर देगा, प्यार देगा, लेकिन वापस उसे मिलेगा। कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि प्यार किया, सिबलिंग की बहुत केयर की, उसे बहुत प्यार किया, लेकिन क्या होगा, वापस में उसे मिला नहीं। तो जो कोडिपेंडेंसी होती है, मतलब मैंने उसकी केयर की, उसे प्यार दिया, लेकिन उसे मुझे वापस नहीं मिला, तो वो कोडिपेंडेंसी होती है। अगर वो नहीं हुई तो क्या होगा, उसे उसकी वजह से मैसी रिलेशनशिप हो जाएगी, और उसका भी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और फिर फिजिकल कंप्लेन स्टार्ट होंगे। तो इस रेमेडी को हम दूसरी रेमेडी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लाइक तो कैलकेलिया काप। तो कैलकेलिया काप कैसा होता है? कैलकेलिया काप रेमेडी ऐसी है कि उसे सिक्योरिटी चाहिए। मेन उसका होता है सिक्योर, मैं सिक्योर नहीं हूँ, मुझे कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो हमेशा मेरे साथ हो, मुझे सिक्योर करे। और एक तरफ से देखे तो कैलकेलिया काप ऑप्शनेट भी होता है, बहुत जिद्दी होता है। कार्सिनोसिन, मैंने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ये चाहिए, नहीं दिया तो ठीक है, ना बोलता तो ठीक है। और कैस्ट्रेशन कैसा होता है, एकदम डिपेंडेंट पर्सन होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है।
अगर उसे कुछ अचीव करना हो तो इंडिपेंडेंटली वो कर देगा, लेकिन कैरेक्टर लाइक आपको सिक्योरिटी चाहिए, वो किसी पर डिपेंड्स होता है। ना पर्सिटिला की बात करें तो पर्सिटिला सेल्फिश होती है। कैसे? कि उसे दूसरे की केयर करती है क्योंकि उसे केयर प्यार वो सब कुछ चाहिए, उसके पीछे उसका सेल्फिश अटेम्प्ट होता है कि मैं अगर दूसरों की केयर करूंगी तो वो मुझे अच्छी तरह से रखेगा, मुझे कुछ कभी बोलेगा नहीं, मेरे में खामियां नहीं निकालेगा। नेक्स्ट ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस कैसी होती है? ग्रेफाइटिस कार्सिनोसिन के साथ एग्जैक्टली मैच होती है। ग्रेफाइटिस की ऐसी होती है कि काम होती है, उसे भी नेचर पसंद है, वो भी कंसाइंस होती है, मतलब किसने अगर कोई काम दे दिया तो वो फिर अपने टाइम पे वो काम पूरा करके ही देगी। इन कार्सिनोजन और फॉस्फरस को हम बहुत अच्छी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? कि फॉस्फरस एंड कार्सिनोजन बोथ आर सिंपैथेटिक, बट जो फॉस्फरस पेशेंट है वो अपने सारे इमोशंस एक्सप्रेस करेगा, अपने अंदर जो है ग्रीफ है एंगर है उसको कभी सप्रेस नहीं करेगा। दूसरों अगर कुछ हुआ हो तो फ्रेंड्स को बोलेगा, फैमिली मेंबर्स को बोलेगा, एक्सट्रोवर्टेड होगा। लेकिन कार्सिनोजन है वो अपने सारे इमोशंस है वो अपने अंदर सप्रेस करके रखेंगे। नाउ द कॉन्ट्राडिक्शन। हमने देखा कि जैसे बॉडी में भी कॉन्ट्राडिक्शन है, जो चिल्ड्रन है उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन दिखते हैं, तो फिर हम फिजिकल और मायोफेटिक कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं। लाइक मायोजम में हम देखने चाहे तो एक्सट्रीमली सिफिलिटिक। जैसे हमने देखा ना कि कार्सिनोसिस पेशेंट है, एकदम फास्टिडियस परफेक्शनिस्ट होता है, ओबीडियंट होता है, अपने सारे इमोशन से वो सप्रेस करके रखता है क्योंकि अ, उसे दूसरों का केयर चाहिए, केयर चाहिए, लव चाहिए। एंड दूसरी बात हम बात करें तो सोरिक। लाइक एक्सट्रीम सोरिक। सोरिक कैसा होता है कि उसे नहाना नहीं पसंद, उसकी जो स्किन है वो डर्टी होती है, नहाना नहीं पसंद, इंडोलेंट होता है। तो ऐसा भी हो सकता है, एक तरफ से कार्सिनोसिन एकदम फास्टिडियस परफेक्शनिस्ट भी हो सकता है। अगर सोरिक स्टेज की बात करें तो एवर्जन टू बाथिंग और वॉशिंग और डर्टी हैबिट्स भी हो सकती है। और फिजिकल कंडीशन कैसे क्वेश्चन जैसे हमने देखा कि फैटी फ्लेबी बल्की भी हो सकता है, और उसके सामने डिटोजेशन स्टेज में भी जा सकता है, लाइक थीन लीन एंड इमासेटेड भी हो सकता है। अगर हम कॉग्निटिव स्टेज की कंपैरिजन करें तो हाइपर एक्टिव मतलब इंटेलिजेंट भी हो सकता है, टैलेंटेड भी हो सकता है, मेमोरी भी शार्प हो सकती है। उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट मेमोरी डल हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, और ऑटिज्म और एडीएचडी के चाइल्ड भी कार्सिनोसिस हो सकते हैं। नाउ द रिस्क। हमने जैसे देखा कि उसे नेचर बहुत पसंद है, जो भी नेचुरल एक्टिविटी करेंगे लाइक डांसिंग, म्यूजिक, सी शोर, बीच पे जाएंगे तो उसे बहुत पसंद है। मतलब उसे कोई डेंजरस एक्टिविटी करनी होगी, माउंटेनिंग करनी होगी तो उसे अच्छा लगेगा, वो डेंजरस एक्टिविटी भी कर सकेगा। और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट फियरफुल होता है, लाइक क्रॉनिक टेरर। हमने बोला ना कि मैं ये करूंगा, अगर मैं पानी में जाऊंगा मैं डूब जाऊंगा, तो मतलब एक साइड फियर ऑफ वाटर भी होता है, और एक पेशेंट ऐसे है, एक पर्सन ऐसे है जिसको बीच बहुत पसंद है, पानी बहुत पसंद है, तो क्रॉनिक टेरर होगा। एक साइड वन साइड ऐसा होगा कि उसे सारी डेंजरस चीजें करना पसंद होगी, थ्रिलर थ्रिलर जो सारी चीजें वो करेंगे, और दूसरी साइड ऐसा होगा कि उसे भी डर लगेगा कि मैं अगर ये करूंगा तो मैं सेफ नहीं रहूंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। तो मतलब देयर इज अ फियर ऑफ डार्क एंड फियर ऑफ बीइंग अलोन एंड फियर ऑफ वाटर। नाउ द पैराडॉक्स। हमने देखा ना कि जैसे सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि कार्सिनोसिन मेडिसिन इज लाइक अ गुड बॉय एंड गुड गर्ल। अब एक साइड एक तरफ उसे ऐसा है कि मुझे गुड बॉय गुड गर्ल बनना है, तो सारे इमोशन सप्रेस करेगा क्योंकि कोई उसे डांट ना दे। तो दूसरी तरफ कैसा होगा कि सारे इमोशन सप्रेस किए बरसों बरसों, 10 साल 20 साल से, तो दूसरी बार क्या होगा कि जो सारे इमोशन जो सप्रेस किए गए हैं वो ओवर कंपल्सिव स्टेज में आ जाएगा। तो वो ओवर कंपल्सिव स्टेज में वो फास्टिडियस होगा, लाइक अ क्लीन एंड रिस्पॉन्सिबल। बट कोलेप्स स्टेज में क्या होगा, धीरे 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 ओवर कंपल्सिव स्टेज है वो फेल होगा, और पेशेंट है वो कोलेप्स स्टेज में जाएगा। तो कोलेप्स स्टेज में क्या होगा, तो व्हेन द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रेन बिकम अनसस्टेनेबल, मतलब बहुत सारी मेहनत कर ली, साइकोलॉजिकली मेंटल फिजिकल बहुत सारी एक्टिविटी कर ली, उसे क्यों? अचीव करने के लिए। अगर कुछ अचीव करेगा तो ही सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगा। तो बहुत सारी मेहनत कर ली, बहुत सारे एंगर जो भी इमोशंस है वो भी बहुत सारे सप्रेस कर लिया, अब क्या होगा, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा।
तो क्या होगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट स्टेज आएगा। मतलब तो जैसे सीवियर डर्टीनेस, एकदम डर्टी होगा, क्लीन, सारी क्लीन वर्क चीजें क्लीन नहीं रहेगा, नहीं रखेगा, 2-3 दिन तक, 2-3 दिन तक बाथिंग नहीं करेगा, कोग्निटिव डलनेस आ जाएगी, उसके साथ साथ उसे फिजिकल डिटेरियोरेशन भी होता जाएगा, और इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज भी हो सकते हैं, लाइक एड्स, लाइक थैलेसीमिया। ओके, नाउ टू मोडालिटीज। हमने जैसे देखा ना कि जो फिजिकल कंस्टिट्यूशन है उसमें भी पैराडॉक्स है, जो इंसोम्निया है, जो नींद की बात करी उसमें भी पैराडॉक्स है। तो सेम चीज क्या है मोडालिटीज में। तो स्पेशली जो कार्सिनोसिस पेशेंट है उसका पीक एग्रावेशन टाइम है 1 p.m. to 6 p.m. इन द आफ्टरनून। लेकिन हम बात करें, तो अगर नेचर की बात करें तो कहीं कहीं पेशेंट ऐसे होते हैं जो सी बाथिंग से उसे उसकी कंप्लेन एग्रावेटेड होती है। और दूसरी तरफ हम देखने जाएंगे तो सी लव द सी, अगर किनारे बीच पे जाएंगे, किनारे के पास जाएंगे, रिवर्स के पास जाएंगे तो उसे अच्छा लगेगा। अगर एडिशनल मोडालिटीज की हम बात करें तो कार्सिनोजेन पेशेंट को कॉन्सोलेशन से एग्रावेशन, जैसे हम देखते हैं नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर में भी क्या होता है कि अगर रो रहा है, अगर कोई बात हुई है, किसी ने डांट दिया है, तो अकेले रहेगा, उसे कॉन्सोलेशन से एग्रावेट होगा। एंड देन एनुअल पीरियोडिसिटी, मतलब जो भी डिजीज है, जो भी कंप्लेन है, एनुअली रिन्यूअल होगी। देन देयर इज अ सिम्टम्स व्हिच इज अपीयर स्ट्रिक्टली ऑन वन साइड और अल्टरनेट साइड। मतलब अगर हेडेक होता है तो फिर राइट साइड होगा, और कई बार ऐसा भी होगा राइट एंड लेफ्ट साइड अल्टरनेट होगा। देन हम वैक्सीनेशन मेडिसिन ऐसे केस पे भी दे सकते हैं जिसपे वैक्सीनेशन दिया हो, वैक्सीन दिया हो और उसके बाद उसकी साइड इफेक्ट हुई हो। नाउ अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हमें पता है कि वैक्सीनेशन मेडिसिन हम कैंसरस केस में दे सकते हैं। तो डीप्ले वैक्सीनेशन एज एन इंटरकरेंट रेमेडी व्हेन वेल ट्रीटेड रेमेडी आर फेल टू वर्क और व्हेन क्लिनिकल इंप्रूवमेंट रिफ्यूज टू लास्ट। मतलब अगर कोई कैंसरस केस है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन मेडिसिन दी है, वो वर्क नहीं कर रही है, कहीं पे स्टॉप हो गई है, तो कंस्ट्रक्शन मेडिसिन हम ऐसे एंटीकांट रेमेडी भी दे सकते हैं। अगर हम कंपेयर करने चाहिए तो करने चाहे तो सबसे पहले उसे ट्यूबरकुलोसिस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? ट्यूबरकुलोसिस जो चाइल्ड है वो रिबेलियस होता है। मतलब पेरेंट्स ने ऐसा बोला है कि तुझे ये नहीं करना है, तुझे बाहर नहीं जाना है, तुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, तो वो क्या करेगा, रिबेलियस बन जाएगा कि नहीं, ना बोला है तभी मैं वही करूंगा। सेम कैस्ट्रेशन पेशेंट में क्या होता है, वो ओबीडियंट होता है, वेल मैनर्ड होता है। अगर हम पापा ने ना नहीं, माँ बोला है, पेरेंट्स ने ना बोला है कि ये नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, ओबीडियंट होगा। टिपिकल पेशेंट रेस्टलेस होगा, डिजायर टू ट्रैवल होगा। लेकिन कैस्ट्रेशन पेशेंट को पीस चाहिए, किसी के साथ भी वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता, किसी ने डांट दिया तो चुपचाप बैठ जाता है। क्यों? उसे पीस चाहिए, उसे कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए। नेक्स्ट थूजा। थूजा कैसा होता है? थूजा पेशेंट है वो एकदम वैसे सिक्रेटिव होता है। कोई भी बात हुई है तो वो अपने आप में दबा के रखेगा, सिक्रेटिव होगा। अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो इजीली किसी को बताएगा नहीं। एंड फिक्स आइडिया है कि ये आइडिया है, अगर लाइक 6 बजे खाना खाना है तो खाना खाना ही है। और वो डोमिनेटिंग भी होता है कि ये करना है तो करना ही है, आपको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ओबियसली कास्ट में कैसा होता है कि वो फिक्स नहीं, वेल फिक्स आइडिया नहीं होते, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। देन हम बात करें मेडोलिनम। तो मेडोलिनम है वो सिक्लेटिक रेमेडी है, डिस्ट्रक्टिव आउटबर्स्ट होता है। लेकिन कैंसर कार्सिनोसिस में कैसा होता है कि वो जो स्टार्टिंग फेज है उसका, वो उसमें वो वेल ओबीडियंट होती है, वेल मैनर्ड होती है। देन सिफिलिनम। सिफिलिनम में भी ऐसा होता है कि सिफिलिनम रेमेडी है वो एक्सट्रीम फास्टिडियस है, ओसीडी है उसे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वैक्सीनेशन पेशेंट में भी ओसीडी है, वो भी फास्टिडियस है, लेकिन किसकी वजह से? उसको ऐसा होता है कि अगर मैंने ये गंदा रख दिया और किसी ने मेरी भूल निकाल दी तो क्या होगा, मुझे डांटेंगे, फिर मेरी कमियां निकालेंगे, फिर मुझे वो प्यार नहीं देंगे, मुझे सोशल एक्सेप्टेंस में नहीं मिलेगा, तो मुझे ऐसा बिहेव करना है, मुझे ऐसा रहना है, लाइक आई एम अ गुड बॉय एंड गुड गर्ल। उसकी इमेज ही ऐसी होती है कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं फर्स्ट रैंक हूँ, मैं सबकी मानता हूँ, मैं सबका गुड बॉय हूँ, गुड गर्ल हूँ, मैं सबका फेवरेट हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेपिया। सेपिया में कैसा होता है कि सेपिया में सेपिया में एवर्जन टू फैमिली मेंबर, एवर्जन टू हिज ओन चाइल्ड।
इंडिफरेंस के स्टेज में होती है सेपिया। लेकिन कार्सिनोसिन सिंपैथेटिक होता है, एम्पैथेटिक होता है। कोई भी अगर किसी ने कुछ कह दिया, कुछ भी हो गया, तो कार्सिनोसिन रेमेडी वो अपने जो बड़े है उसके पेरेंट्स है उसके साथ कभी भी इंडिफरेंस स्टेज में नहीं जाएगा। अफेक्शनेट है, वार्म है, सिंपैथेटिक है। फिर नेट्रम्बुल, नेट्रम्बुल के हम कंपैरिजन करें तो नेट्रम्बुलेटिक में क्या होता है, नेट्रम्बुल मेलिशियस होती है, एक्सट्रीम मेलिशियस। नेट्रम्बुल और कार्सिनोसिन दोनों ठीक है कि दोनों रिजर्व्ड है, दोनों अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन नेट्रम्बुल मेलिशियस है। किसी ने उसे डांट दिया, बुरा बोल दिया, किसी ने उसके साथ गलत कर दिया, तो क्या करेगी, नेट्रामल मेडिसिन है वो बदला लेगी, वो याद रखेगी, और वो सेम चीज वो क्या करेगी कि वो जो भी उसने किसी को भी किसी ने उसके साथ बुरा किया है तो वो फिर से बदला लेगी। वो ये बात उसे सुनाएगी, तुमने मेरे मेरे साथ ऐसा किया है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हूँ। वो मेलिशियस है, लेकिन कार्सिनोसिन मेलिशियस नहीं है। और वो प्योर इमोशंस होते हैं उसके, अगर किसी ने उसके साथ कुछ गलत भी कर दिया तो वो जाने देते हैं, कभी मेलिशियस बिहेवियर नहीं करेगा, तो नहीं करते। देन कैलकेरिया फोर्स, कैलकेरिया फोर्स मेडिसिन कहती है, उसको भी ऐसा है कि मुझे बाहर जाना है, डिजायर फॉर ट्रैवलिंग, डिजायर फॉर जॉब, और जैसे कि बहुत बच्चे हैं जो बाहर बाहर जाना अच्छा लगता है, चोक पेन मिट्टी ऐसा कुछ खाते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन पेशेंट में कैसा होता है कि उसे बाहर जाना अच्छा लगता है, लेकिन कैसी चीज है, नेचुरल चीज है। और जब भी बाहर जाना वैसे भी कैसा अच्छा लगता है, लाइक ओपन एयर में या फिर बीच के पास, नदी के पास, क्यों अच्छा लगता है, जब वो ग्रीष्म में होते हैं, जब वो शेड होते हैं तभी उसे अच्छा लगता है। लेकिन कैलकेरिया फोर्स में वैसे भी ट्रैवलिंग ऑफ डिजायर फॉर ट्रैवलिंग है, और कैलकेरिया फोर्स में वैसे भी ऐसा है कि अगर बाहर गया फिर से उसे घर जाना है, टेंसेबिलिटी होती है, बाहर गया तो घर जाना है, घर है तो बाहर जाना है। फिर रिसेंटली एंड लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम कैसी होती है कि डोमिनेटिंग होती है। ये लाइकोपोडियम इमोशनल है, सिंपैथेटिक है, लेकिन वो डोमिनेटिंग होते हैं, उसके उसके जो इंफीरियर लोग हैं उसके साथ वो डोमिनेटिंग बिहेवियर करेंगे। देन फोस्फरस, फोस्फरस बताया कि एक्सट्रोवर्टेड है, एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्टेड है, फ्रेंडली है, और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन कार्सिनस अपने इमोशंस कभी भी एक्सप्रेस नहीं करती। सोराइनम, सोराइनम रेमेडी क्या होती है, होपलेस होती है, उसको डर लगता है कि मैं गरीब हो जाऊंगा तो, मेरे साथ ऐसा कुछ गलत होगा तो। लेकिन कास्टिनेशन कैसी है कि वो कोई भी अगर उसे अचीव करना हो कुछ भी चीज तो वो अ, मेहनत करेगी, और उसे ऐसा नहीं होगा कि मैं गरीब हो जाऊंगा, क्योंकि वो पहले से ही फिजिकल और मेंटल वर्क इतना करती है अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए। वो किसी भी हद तक जा सकती है, अगर वो खुद भी बीमार पड़ जाए, उसके खुद के भी हेल्थ इश्यू आ जाएगा, लेकिन पेरेंट्स ने बोला है कि ये करना है तो करना है, अपने आप को नहीं देखती। देन आर्सेनिक, आर्सेनिक आग भी फास्टिलियस होती है, बिकॉज उसे डर लगता है कि कोई कंटेजियस डिजीज उसे ना हो जाए। देन पर्सिडिला, पर्सिडिला को भी लव केयर डिजायर ने सब कुछ चाहिए, लेकिन वो सेल्फिश होती है, लाइक, लेकिन कैस्टिनेशन सेल्फिश नहीं होती, वो डाउन टू अर्थ होती है, और उसके जो अफेक्शन है, जो इमोशंस है वो प्योर होते हैं। सल्फर, सल्फर भी फास्टिलियस है, और सल्फर डर्टी भी है, लेकिन सल्फर इज लाइक अ किंग, मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन कैस्टिनेशन डाउन टू अर्थ है। ओपियम, ओपीएम में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ, राइट, उसके उसकी वजह से उसे कॉन्स्टिपेशन होता है और लैक ऑफ रिएक्शन होता है। लेकिन कार्सिनेशन पेशेंट में क्या होता है, लैक ऑफ रिएक्शन नहीं होता, उसके सारे सारे इमोशंस जो है सप्रेस किए हुए उसने खुद ने। एल्यूमिना, एल्यूमिना की कंपैरिजन कर सकते हैं। एल्यूमिना में क्या होता है कि ही इज लाइक अ टू, मेरे अंदर टू पर्सन है, एक बोलते हैं कि ऐसा करो, दूसरा बोलते हैं कि ऐसा करो, कंफ्यूज पर्सनैलिटी होते हैं। लाइक कार्सिनोसिन कंफ्यूज पर्सनैलिटी नहीं होती, उसे जो करना है वो करे के ही रहेगा। स्टेफिसेगिला, स्टेफिसेगिला में भी ऐसा होता है, उसमें भी मोस्टली गुस्सा सप्रेस करते हैं, वो भी उसका जो भी गुस्सा आता है, जो भी इमोशंस आते हैं वो सप्रेस करते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें वो सारा गुस्सा जो है वो आउटबर्स्ट हो जाता है, निकाल देता है, लेकिन वो कार्सिनोसिन की तरह इमोशनल सिंपैथेटिक नहीं होते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेलिग्नेंसी, तो कैसे केसेस में दे सकते हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और इफ देयर इज अगर फैमिली हिस्ट्री में कैंसर हो, अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो, तो ऐसे केसेस में भी दे सकते हैं। एंड अगर अल्सर हुआ है, प्री कैंसरस अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी हम कार्सिनोसिन रेमेडी दे सकते हैं। कैंसर केसेस में बात करें तो हम आर्सेनिक की कंपैरिजन कर सकते हैं, हाइड्रोसिस, हाइड्रोसिस स्पेशली
स्टमक कैंसर होता है, बुफो, कोनायम, कोनायम थायरोटोलिका दोनों में होता है कि ग्लैंड कैंसर प्रीडोमिनेंट होता है। एस्टेरिया स्टूडेंट्स में कैंसर के साथ साथ बर्निंग पेन भी होता है। और स्क्लेरोनम स्क्लेरोनम में क्या होता है कि जो भी अल्सर होते हैं वो ओपन अल्सर्स होते हैं। थैंक यू सर, माय सेशन इज ओवर। एनी क्वेश्चन?